हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ये ओटीपी प्रोग्राम लॉन्च किया है विच इज़ वन टाइम पेज, वन टॉपिक वन पेज, सॉरी। सो इसमें हमने बहुत सारे अपने टॉपिक्स कवर किए। आपको एक पेज पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है। मोस्टली उन सारे पेज एक पेज में उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन ब्रीफ वो आ जाती है। सो मेंस की एग्जाम के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि लास्ट मिनट रिवीजन है, सो यू कैन ऑलवेज टेक अ लुक ऑन दैट पेज। सो आज के जितने भी टॉपिक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया एंड गुजरात, इंडियन थिएटर एंड सिनेमा पैरेलल एंड रीजनल। इस पे क्वेश्चंस पूछती रहती है जीपीएससी, नॉट एवरी ईयर, कभी कभी चौथी तो पूछ लेती है। लैंग्वेज लिटरेचर, क्लासिकल लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस, गांधीयन थॉट्स एंड रेलेवेंस, ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकंड। INS Condinia and the Tankai method, pilgrimage, heritage and tourist places of Gujarat, cultural landscapes of Gujarat, coastal tribal and other communities. Again important है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर प्रीलिम्स के या इस पे भी अगर पढ़ा होगा, सो मैं हमेशा से एक चीज कहती हूँ कि जीपीएससी का जो है गुजरात का जो ट्राइबल कल्चर है उसे प्रिजर्व करना चाहती है, उसे लोगों तक पहुंचाना चाहती है। तो दैट्स व्हाई जीपीएससी जो है ट्राइबल फूड, फेस्टिवल, फेयर्स, उनकी लाइफस्टाइल, उस पर जो है क्वेश्चन पूछती रहती है। सो हमारा पहला टॉपिक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया एंड गुजरात। तो गुजरात पे टोटल कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है बताइए। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चीज है कि 1972 में यूनेस्को एक कन्वेंशन लेके आता है, कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, जिसकी इंडिया भी जो है मेंबर है और इनकी 21 मेंबर की कमिटी है। ठीक है, जो डिसाइड करती है बेसिकली कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन है। और उस कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो जो है ये इकोमोस, जो इनकी कल्चरल बॉडी है, नेचुरल बॉडी IUCN आप जानते हैं, और ICRO जो कि कंजर्वेशन और ट्रेनिंग की कमेटी है। तो इन सब से एडवाइस लेकर जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है इनकी, जो कि 21 मेंबर की कमेटी है, इनके 10 क्राइटेरियाज है। उन क्राइटेरियाज पर डिसाइड होकर ये लोग जो है किसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट इस बार देना है या कौन सा डिजर्व करता है वो डिसाइड करती है। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा जो ASI है, विच इज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो जो है हमारी नोडल बॉडी है फॉर द नॉमिनेशंस। इंडिया की अगर हम बात करें तो 2025 तक टोटल हमारे पास 44 साइट्स हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में आती है। और इंडिया जो है 6th हाईएस्ट कंट्री है जिसके पास ये नंबर है। कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 36 कल्चरल साइट है, 7 नेचुरल और एक मिक्स्ड है जो कि है हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन की बात करूं तो 1983 में सबसे पहले हमको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलती है और वो कौन सी है, आपका आगरा का फोर्ट, अजंता एलोरा की केव्स और ताजमहल। रीसेंट एडिशंस की हम बात करें तो 2021 में आपकी जो IVC साइट है ढोलावीरा, उसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। 2023 में शांति निकेतन और हॉयसाला टेम्पल्स को, मोइदाम्स ऑफ अहोम डायनेस्टी असम को 2024 में और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को 2025 में। यस, बहुत सारी नेचुरल साइट्स भी है जो कि हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट पे आती है। उसमें से है काजीरंगा, कियोलाडियो नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, सुंदरबंस, वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालयन नेशनल पार्क। ये कुछ नेचुरल और मिक्स साइट्स और आइकॉनिक कल्चरल साइट्स हैं जिसे रिप्रेजेंटेशन मिला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में। गुजरात की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, इसमें से क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। और ढोलावीरा पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया था। यस, धोलावीरा पे क्वेश्चन पूछा गया था। और जब जीपीएससी 3 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर क्वेश्चन लेती थी, आई थिंक द वेरी फर्स्ट मेंस इन 2017, तब जीपीएससी ने 3 मार्कर पे अहमदाबाद जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी उस टाइम पे
डिक्लेयर की गई थी, उस पे एक क्वेश्चन पूछा था। तो यस, ऐसा कोई अगर गुजरात रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, तो जीपीएससी उस पे क्वेश्चन पूछती है। तो हमारी सबसे पहली साइट थी चंपानेर पावागढ़, 2004 में डिक्लेयर हुई थी। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल पार्क है वडोदरा के पास। चंपानेर जो है, यहाँ का जो किला है, उसे मोहम्मद बेगड़ा ने अपना मॉनसून कैपिटल डिक्लेयर किया था। ठीक है, और कैलोलिथिक साइट है, बहुत ही ब्यूटीफुल वहां पे आर्किटेक्चर है, आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की एक झलक देखने को मिलती है। तो चंपानेर पावागढ़ को गुजरात का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2004 में डिक्लेयर किया था। फिर है आपकी रानी की वाव पाटन, 2014। सो रानी की वाव इज बेसिकली अ स्टेप वेल, ठीक है, जिसे क्वीन उदयामती, जो कि सोलंकी डायनेस्टी की थी, सो उदयामती जी ने ये स्टेपवेल बनाई थी। इन्वर्टेड टेम्पल की स्ट्रक्चर में है, टोटल 7 फ्लोर्स है, और जो इनका पहला फ्लोर है वो एकदम नीचे से बॉटम टू टॉप स्टार्ट होता है। सो दिस इज हाउ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ रानी की वाव। आपके 100 रुपए की नोट पे भी जो है इसे फीचर मिला है। फिर आया है आपका हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, 2017 में। ये पहली इंडिया की ऐसी साइट थी जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की लिस्ट में नाम मिला था। पूरा इंडो इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स है, कार्व्ड वुडन हवेलीज है, यानी कि बेसिकली जो ओल्ड अहमदाबाद है, जिसे गुजरात में पोल भी कहते हैं, तो उसे जो है वर्ल्ड सिटी है पूरी, उसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की लिस्ट में नाम मिला था। देन यू हैव धोलावीरा, द लास्ट एंड द रिसेंट वन, 2021। ठीक है, हड़प्पन साइट है कच्छ में, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट मिला है, गुजरात की 4th एंड द मोस्ट रिसेंट। तो धोलावीरा ब्रीफ में मैं बता रही हूँ, 3 पार्ट टाउन प्लानिंग है, 10 साइन का यहाँ पे साइन बोर्ड है। ठीक है, तो धोलावीरा पे इस पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन जीपीएससी पूछ चुकी है। अगर हम सिग्निफिकेंस की देखो बात करते हैं कि अगर हमारा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में अगर कोई भी प्लेस है, कोई भी मॉन्यूमेंट नाम आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे होता है टूरिज्म का बूस्ट। ठीक है, कि बट ऑब्वियस है, अब धोलावीरा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, या रानी की वाव है, तो लोग उसे देखने जाएंगे। एक और उनका रीजन है कि अरे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो क्या रीजन है, क्यों इसे दिया गया है, सो फॉर दैट रीजन ऑल्सो। दूसरा है कंजर्वेशन होती है जगह की, कि बिकॉज एएसआई के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, सबका इक्वल लेवल पे कंजर्वेशन होना और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कंजर्वेशन में डिफर करता है। फिर जब से ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज सिटी आया है, तो अहमदाबाद ने जो है हेरिटेज वॉक और पोल कंजर्वेशन का इनिशिएशन स्टार्ट किया है। हेरिटेज वॉक होती है जहाँ पे आपको पूरा अहमदाबाद का जो पोल है वो वॉक के थ्रू दिखाया जाता है। टेंटेटिव लिस्ट में कुछ और नाम भी है, वडनगर, लोथल और गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो जीपीएससी की मैं बात करूं तो एज आई से कि 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था, धोलावीरा पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ चुकी है जीपीएससी। 2017 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो अगर कुछ भी लेटेस्ट हो रहा है गुजरात से रिलेटेड, तो जीपीएससी की नजरों में वो डेफिनेटली रहता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन थिएटर एंड सिनेमा। अगेन जीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, नॉट एवरीवेयर बट कभी कभी पूछ लेती है, तो नेग्लेक्ट करने वाला टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो भरत मुनि की नाट्य शास्त्र, ठीक है, वो एक फाउंडेशन है फॉर द ड्रामा इन इंडिया। ठीक है, ड्रामा, डांस, म्यूजिक, थिएटर में है क्या, थिएटर यही चीजों से तो बना है। ठीक है, लाइव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ड्रामा, राइट। तो दैट्स व्हाट भरत मुनि's नाट्य शास्त्र हैज गिवन अस फाउंडेशन फॉर द थिएटर विच इज द ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक। ठीक है, जितने भी हमारे 9 रस है उस पे ये बेस करता है। अगर हम ड्रामा की शुरुआत की बात करें, ठीक है, तो ट्रेडिशन मतलब पुराने जमाने से, हमारे एंशिएंट या मिडिवल टाइम से ये चीज गुजरात में इंडिया में स्टार्ट हो गई थी। कालिदास की बात करें तो इन्होंने जो अभिचना शकुंतलम या मालविका अग्निमित्रम, एक लव स्टोरी पे इन्होंने ड्रामा लिखा था। ठीक है, भाषा की अगर हम बात करें तो इन्होंने स्वप्न वस्तुदत्ता लिखा था। सुकृतता की बात करें तो इन्होंने मृच्छाकृत का लिखा गया था, और विशाखा दत्ता की बात करें तो उन्होंने मुद्र रक्षका लिखा था। सो बेसिकली
द थिएटर फॉर्म्स जो हम आज दिख रहे हैं उसका जो फाउंडेशन है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र ने रखा है और मिडिवल और एंशियंट टाइम से ये चीजें देखी गई है। केरला का कोडियाटम इज द ओल्डेस्ट संस्कृत सर्वाइविंग थिएटर इन इंडिया और ये यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फोक थिएटर्स है, रीजनल फोक फॉर्म्स, जैसे कि गुजरात में आपका हो गया भवई, नॉर्थ इंडिया में रामलीला और रासलीला, उत्तर प्रदेश में हो गया आपका नौटंकी, बंगाल उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे जो है ओपन एयर म्यूजिकल थिएटर है जात्रा के नाम से, तमाशा है महाराष्ट्र में, यक्ष गंगना है कर्नाटका में, थिरुकुटु तमिलनाडु, बाउना असम एंड पंडवनी इन छत्तीसगढ़। क्लासिकल डांस ड्रामा की अगर हम बात करें तो हमने कल भी देखा था कि कथकली और कुडियाटम जो कि केरला में है, ये क्लासिकल डांस ड्रामा फॉर्म में है। सॉरी, अंकिया नाट है असम में, कृष्णमट्टम और मुदियट्टू केरला रिचुअल्स का एक पार्ट है जो भी एक डांस ड्रामा के फॉर्म में है। आपका भवई है इन गुजरात, फोक पार्ट, पोवाड़ा इन महाराष्ट्र एंड भवई विच इज लिंक्ड टू गरबा कल्चर ऑफ गुजरात। मॉडर्न इंडियन थिएटर की बात करें तो पारसी थिएटर है, कमर्शियल अर्बन थिएटर है जो कि 19th सेंचुरी में महाराष्ट्र में स्टार्ट होता है फर्स्टली और धीरे धीरे बाकी जगहों पे स्टार्ट होता है। फिर है आपका इंडिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, कल्चरल विंग है लेफ्टिस्ट का, ठीक है, जो कि सोशल रिफॉर्म्स पे और एंटी कॉलोनियल थीम्स पे ड्रामा करता है। ये 1943 में एस्टैब्लिश हुआ था। लीडिंग अगर हम राइटर्स की बात करें तो गिरीश कर्नाड एक बहुत ही फेमस नेम है, विजय तेंदुलकर है, बदाल सिरकर है, मोहन राकेश और हबीब तनवीर है। इन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे राइट सब लिखे एंड बहुत ही अच्छे ड्रामास भी कंडक्ट किया है। इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड संगीत नाटक अकेडमी। पैरेलल और न्यू वेव सिनेमा की हम बात करें तो वो उसकी शुरुआत सत्यजीत रे से होती है और उसके बाद धीरे धीरे इन सबको जो है अलग अलग लोगों ने लोगों तक पहुंचाए गए हैं पैरेलल सिनेमा के लिए। रीजनल और गुजराती सिनेमास की अगर हम बात करें विच इज गुजराती सिनेमा को ढोलीवुड नाम भी कहा गया है। मेंस में 2022 में क्वेश्चन पूछा था जीपीएससी ने, डिस्कस इन डिटेल विद फुल इलस्ट्रेशन तो गुजरात ट्रेडिशनल थिएटर एंड सब्सिक्वेंट चेंजेस। तो बेसिकली आपको गुजरात के एंशिएंट पार्ट से शुरुआत करनी होती है इस आंसर की कि पहले हमारा थिएटर कैसा था, मिडिवल में क्या हुआ, मॉडर्न में क्या हुआ और रिसेंटली क्या क्या चेंजेस आए हैं। 2019 में in Indian cinema, which are the 3 Bengali film writers who contributed in पैरेलल सिनेमास। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताना है कि व्हाट इज पैरेलल सिनेमा। देखो 3 इन्होंने चीज पे पार्ट बताया था। फर्स्टली इज पैरेलल सिनेमा, 3 बंगाली राइटर्स और इंडियन सिनेमा से उन्हें लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे आपको उनकी हिंदी मूवी का भी नाम देना है। तो पहले आपको पैरेलल सिनेमा डिस्कस करना है, फिर वो कौन से बंगाली राइटर्स रहे हैं और फिर आपको बताना है कि इंडियन सिनेमा में वो क्या रोल, उनकी कौन कौन सी मूवीज रही है। फिर है आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर, क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशन। नो, हमें पता है कि इंडिया में 22 क्लासिकल लैंग्वेजेस है, ठीक है, जैसे हमारे क्लासिकल डांसेस है उसी तरीके से हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस भी है। तो हमारी जो इंडिया की लैंग्वेजेस है उसको हम 4 क्राइटेरिया में डिवाइड किया हुआ है। पहली तो है इंडो आर्यन जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट 78% लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर है आपकी द्रविडियन जो कि तकरीबन 20%, ऑटोस्ट्रेटिक जो कि मुंडा और खासी कम्युनिटी के लोग बोलते हैं और तिब्बतो बर्मन, ठीक है। और बहुत सारी डायलेक्ट्स है इसके अंदर, लेकिन सभी डायलेक्ट्स को कोई क्लासिकल लैंग्वेज में हमने नहीं लिया है। क्लासिकल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो इंडिया की 22 क्लासिकल इंडिया की जो लैंग्वेजेस है उसमें से 22 लैंग्वेजेस है जिसको स्केड्यूल लिस्ट पे इंपॉर्टेंस मिली है, स्केड्यूल लिस्ट में उसका नाम है। तो हम कौन सी लैंग्वेजेस है जिसको हम क्लासिकल लैंग्वेज की क्राइटेरिया में डालते हैं। तो जैसे हमने क्लासिकल डांस देखा था कि एक कोडिफाइड है जिसपे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बहुत लंबे टाइम से वो चली आ रही है, ठीक है। उसी तरीके से क्लासिकल लैंग्वेज का भी है कि
किसी को भी हम क्लासिकल लैंग्वेज नहीं दे देंगे, उसकी हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट लिटरेरी खुद का एक ट्रेडिशन होना चाहिए और एक वैल्यूएबल बॉडी होनी चाहिए, एक एंशिएंट टेक्स्ट होना चाहिए जो कि एक हेरिटेज फॉर्म में है जो उसे सपोर्ट करता है। तो हमारे पास एज ऑफ नाउ 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। सबसे पहला है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ठीक है। एक शेड्यूल में हमने 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस डाली है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी लैंग्वेजेस की डिमांड की, अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोगों ने, बट सभी को दर्जा नहीं मिला है। इंपॉर्टेंट थिंग है कि गुजराती जो है वो आपकी शेड्यूल लैंग्वेज का पार्ट है। बाकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस है वो आप देख सकते हैं। शेड्यूल लैंग्वेजेस के क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कोई लैंग्वेज शेड्यूल लैंग्वेज है, उससे क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या चैलेंजेस है, XYZ, ऐसे क्वेश्चन शायद फ्रेम कर सके जीपीएससी। एंशिएंट लिटरेरी ट्रेडिशन की अगर हम बात करते हैं तो जो संस्कृत है हमारा, उसका ओरिजिन कहां से है, ठीक है, संस्कृत किस तरीके से डेवलप हुआ। तो एक चीज तो ये है कि हमारा रामायण और महाभारत दोनों इस लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं, यानी कि बहुत पुरानी है ये लैंग्वेज, ठीक है। तमिल संगम की अगर हम बात करें तो तोलकाप्पियम जिसे उसका ग्रामर कहा गया है, इथोगई, पटु एथिकल जो थिरुकुरल है, और एपिक्स ये जो आप जानते हैं सिलापट्टिकरम, ठीक है। तो इन सब चीजों की यहाँ पे बात हुई है। भक्ति एरा में भी जैसे कि हमारे तुलसीदास थे, कबीर थे, ठीक है, मीराबाई है, सूरदास है, नरसिंह मेहता है गुजरात में। तो इन्होंने संस्कृत और अपनी खुद की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, जैसे नरसिंह मेहता ने गुजराती का यूज किया, ठीक है। तो इन्होंने इन सारे लैंग्वेजेस को यूज किया है और अलग अलग अपनी लैंग्वेजेस को यहाँ पे प्रपोर्ट किया है। ये गुजराती लिटरेचर है, ठीक है। जैसे हमारे आदि कवि है नरसिंह मेहता, इन्होंने बहुत ही फेमस वैष्णव जंतो भजन लिखा था। मिडिवल के अगर हम टाइम की बात करें तो प्रेमानंद, अखा भगत जिसको हम अखो कहते हैं, दयाराम शामिल है, नर्मद और दलपत राम जो कि मॉडर्न गुजराती प्रोज के फादर जाने जाते हैं, गोवर्धन त्रिपाठी जिन्होंने सरस्वती चंद्र लिखी है अनैपिक नॉवल, झवेरचंद मेघाणी जिसे राष्ट्रीय सहायक भी कहा जाता है, और केएम मुंशी, उमाशंकर जोशी ने भी बहुत सारे लिटरेचर लिखे हैं। यह है यहाँ पे आपकी लिस्ट जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। कमिंग टू दी जीपीएससी क्वेश्चन, देखो जीपीएससी ने अभी तक ना क्लासिकल लैंग्वेजेस पे सच कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, विच डजंट मीन कि पूछ नहीं सकती है, ठीक है, डेफिनेटली पूछ सकती है। अब आते हैं गांधीयन थॉट एंड रेलेवेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जीपीएससी एवरी ईयर और प्रोबेबली एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर किसी ना किसी पेपर में इसे पूछ लेती है, या तो ये ऐसे के फॉर्म पे पूछेगी इन गुजराती लैंग्वेज पेपर या इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, या GS1 में डायरेक्टली पूछ लेंगे। बट विदाउट गांधी जी नो, जो अगर आप किसी भी साल में उनके सारे क्वेश्चन पेपर ले लो ना, ऐसे, लैंग्वेज और GS1, 2, 3 व्हाटएवर, गांधी जी के बिना पेपर कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। सो बिकॉज दैट पर्सन होल्ड्स दैट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस, तो इसलिए गांधी जी के थॉट्स और उनके रेलेवेंस इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ उस समय के लिए बट आज के समय में भी उनकी उतनी ही रेलेवेंसी है। तो गांधी जी के 2 इंपॉर्टेंट कोर प्रिंसिपल थे, सत्य और अहिंसा, यानी कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी बिलीव करते थे कि गॉड इज ट्रूथ, भगवान ही सत्य है और सत्य ही भगवान है, ठीक है, और नॉन वायलेंस को वो हमेशा करेज देते थे, ठीक है, नॉन वायलेंस का वो हमेशा सपोर्ट करते थे। सोशियो इकोनॉमिक टाइप आइडियाज की अगर हम बात करें तो ट्रस्टीशिप पे गांधी जी का सबसे ज्यादा फोकस रहता था कि जो सोसाइटी है वो एक ट्रस्ट की तरह काम करनी चाहिए, कि अगर मान लो कि आपने 100 रुपए कमाए हैं और बाकी 9 लोगों ने सिर्फ 1-1 रुपया कमाया है, तो आपके 100 रुपए को इस तरीके से डिवाइड करो कि सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी रहे। स्वदेशी कल्चर को सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस किया है, ठीक है। उन्होंने सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, जो कि हमने हमारे नेशनल मूवमेंट्स पे भी देखा था, और इसी आइडिया को हमारी खादी और विलेज इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है उसने भी प्रमोट किया है। पोस्ट कोविड जो आत्मनिर्भर भारत का आइडिया है वो भी हमने गांधी जी की स्वदेशी से रिलीव लिया है। एजुकेशन और सोसाइटी, तो नई तालीम, ठीक है,
गांधी जी ये मानते थे कि बेसिक एजुकेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी से आनी चाहिए, क्रिएटिविटी से आनी चाहिए, ठीक है। आप क्राफ्ट बनाए, आप अपनी मदर टंग में चीजें सीखिए, ठीक है। तो ये जो है गांधी जी मानते थे। सर्वधर्म संभव, यानी कि सारे रिलीजन के लिए इक्वल रिस्पेक्ट हो, सोसाइटी में सोशल हार्मनी हो, ठीक है। गांधी जी ने आजादी के टाइम पे कहा था कि अगर एक पिस्तौल से अगर एक भी बुलेट निकल रही है, ठीक है, सो इट मीन्स आई हैव फेल्ड, ठीक है। इफ यू रिमेंबर कि हमारा जो इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट था उसको भी ब्रिटिशर्स ने रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करने की कोशिश की थी। तो वहीं से गांधी जी का ये एक प्रोज रहा है कि सर्वधर्म संभव। फिर एंटी टचेबिलिटी, जो कि हमने हमारा आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से में भी लिया गया है कि उस समय में जो सिचुएशन रही सो रही, लेकिन उस जरूरी नहीं है कि कास्टिज्म को हम आगे लेकर जाए, अनटचेबिलिटी को आगे लेकर जाए। तो इसके विरुद्ध थे हरिजन। जो ये नाम है ये खुद हरि के जन, ठीक है, ये नाम खुद गांधी जी ने दिया था। गांधी जी के 7 सिंस हैं, इफ यू गेट टाइम प्लीज रीड दैट ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंसेप्ट की बात करें तो सत्य पे रिलीव करते थे, ठीक है, अहिंसा पे रिलाई करते थे, सत्याग्रह पे रिलाई करते थे, सर्वोदया वेलफेयर ऑफ ऑल, ट्रस्टीशिप वेल्थ हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर सोसाइटी। गुजरात में इनका जन्म हुआ है। यहाँ पे 2 इनके इंपॉर्टेंट आश्रम है, कोचरब सत्याग्रह और साबरमती आश्रम 1917, ठीक है। यहां से इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी और साबरमती आश्रम में ये उसके बाद इनकी मेजॉरिटी जो मूवमेंट्स है वो साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई थी। तो गांधी जी की अगर हम मेजर कैंपेन्स की बात करें तो अहमदाबाद का मेल वर्कर सत्याग्रह, ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 जहां पे फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की थी अहमदाबाद में। ये 2 इनके इंपॉर्टेंट कैंपेन रहे हैं। आज के अगर हम रेलेवेंस की बात करें, देखो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, बने भी है जीपीएससी ने, ठीक है। तो गांधी जी पे क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं? तो आज में उस समय देखो GS1 में क्वेश्चन प्रोबेबली हिस्ट्री बेस्ड आ जाएगा, लेकिन GS2 हो गया या आपका एथिक्स हो गया, वहां पे गांधी जी पे आज के रेलेवेंस के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यही काम तो गांधी जी ने किया था, ठीक है। अफ्रीका में वहां पे भी हमने जो फ्रीडम हासिल किया था वो कुछ उनके कॉन्सेप्ट्स पे ही किया था। सस्टेनेबिलिटी, सिंपल लिविंग, ठीक है, एंड रूरल इकोनॉमी, खादी, पंचायती राज, ठीक है। गांधी जी खुद ये कहते थे कि स्वराज होना चाहिए, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो खुद गांधी जी की एक सोच थी कि सारी चीजों को डिवाइड करो, पावर किसी एक के पास नहीं बल्कि डिवाइड करो, उससे लोगों तक पहुंचाओ, उससे अलग अलग लोगों तक पहुंचाओ, सो दैट एक के पास पावर ना रहे कि सबके पास जाए। ही वॉज नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट द पावर, बट ही वॉन्टेड द पीपल टू पार्टिसिपेट, ठीक है। तो उन चीज पे ये फोकस करते थे। आज के अगर हम बात करें तो गांधी जी का जो सैनिटेशन का आइडिया था वहां से हमने स्वच्छ भारत कैंपेन लिया है। उनका जो सेल्फ रिलायंस था वहां से हमने आत्मनिर्भर और लिविंग हेरिटेज, जो कि गांधी जी का साबरमती आश्रम है। गांधी जी के जितने भी माइलस्टोन्स हैं हिस्ट्री में, स्पेसिफिकली उन्होंने जो भी इंपॉर्टेंट जितने भी सत्याग्रह है या जो भी किया है, तो उसको प्लीज एक बार अच्छे से पढ़िएगा, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो जीपीएससी मेंस 2025 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, generations to come will scarce believe that such a man in flesh and blood had walked upon this earth. Do you think Gandhian values are still relevant? Where? How? तो 3 पार्ट में क्वेश्चन है। पहले तो आपको बताना है कि क्या गांधीयन वैल्यूज रेलेवेंट है, कौन सी आपके हिसाब से रेलेवेंट है, कहां पे और कैसे, ठीक है। जीपीएससी मेंस 2021 में भी सेम क्वेश्चन, evaluate the relevance of Gandhian ideology regarding सर्वोदय एंड सत्याग्रह इन करंट टाइम। इनफैक्ट गांधी जी की जो किताब है हिंद स्वराज, उस पे से भी क्वेश्चंस जीपीएससी प्रीवियसली पूछ चुकी है। Let's talk about something current affairs. Iris Condinia and
टंकाई मेथड क्या है ये और क्यों इतना रेलेवेंट है? देखो, बेसिक ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं कि हमारी जो बोट्स जो पहले बनती थी वो किस तरीके से बनती थी। ठीक है, इंडिया की अगर हम मैरीटाइम हिस्ट्री की बात करें तो 4000 साल पुरानी हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री है। लोथल के डॉकयार्ड से हमारी ये हिस्ट्री शुरू हुआ, उसकी शुरुआत होती है। प्लस अगर हम रूट्स की बात करें, अगर हम जितने भी हमको एलिमेंट्स मिले हैं फ्रॉम रोम, फ्रॉम ग्रीस, फ्रॉम अरेबिया, तो ये सारी चीजें शो करती है कि हमारा और बाकी कंट्रीज का जो है मैरीटाइम नेटवर्क था। राइट, तो उस टाइम पे कैसे बोट्स बनाई जाती थी? बोट्स के जो वुडन प्लैंक्स होते थे उसमें होल किए जाते थे। रस्सी होती है जो कि जैसे हम कॉयर कहते हैं, जो कि कोकोनट के शेल्फ से बनती है। कोकोनट की जो छाल होती है उससे जो रस्सी बनाई जाती है, उस कॉयर से उन प्लैंक्स को स्टिच किया जाता था। प्रॉपरली ऐसे स्टिच करते थे जैसे हम सिलाई करते हैं वैसे सिलाई होती थी, बट हाथों से वो मजबूताई से वो सिलाई होती थी और उस तरीके से पूरी नाव को बनाया जाता था। अब आप बोलोगे कि सिलाई हो गई, राइट, वुडन प्लैंक्स को चलो आपने बहुत मजबूती से जोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक हेयर जितना भी, एक बाल जितना भी गैप होगा जिससे पानी भर सकता है डेफिनेटली। तो वहां पे इन्होंने यूज किया रेजिन। जो आप रेजिन आर्ट अभी फॉलो करते हो, उसी रेजिन की बात हो रही है। उस रेजिन से पूरा बोट पेंट होता था और वो वाटर प्रूफिंग का काम करता था। अब ये टेक्निक को हम तंकाई टेक्निक कहते हैं, जैसे स्टिचिंग मेथड कहते हैं। तो भाई ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया? रिसेंटली इंडियन नेवी ने ये बनाया है INSV कॉर्डेनिया। ठीक है, ये आई मे बी प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, सो प्लीज बार मी फॉर दैट। तो INS कॉर्डेनिया जो है ये पूरी स्टिचिंग मेथड से रेडी हुई है, यानी कि यहाँ पे कोई भी मेटल यूज नहीं हुआ है, कोई भी एक खिल भी यूज नहीं हुई है, ऐसा इंडियन नेवी का क्लेम है। एंड परहैप्स पॉसिबल भी, क्योंकि ये जो तंकाई स्टिचिंग मेथड है इस पे भी कोई भी मेटल यूज नहीं होता था बोट बनाने के लिए, उसे जोड़ने के लिए, उसे सस्टेनेबल रखने के लिए। तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले हम बताएंगे कि तंकाई है क्या। ठीक है, जो मैंने आपको मेथड बताई है वही मेथड आपको लिखनी है। और फिश ऑयल, रेजिन या कोकोनट फाइबर से जो है उसे पेंट किया जाता था। अब यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी का एडवांटेज है। ठीक है, मटेरियल्स कौन से यूज हो रहे हैं? तो टिकवुड यूज हो रहे हैं, जो कि एक रॉट रेजिस्टेंट मटेरियल है। ठीक है, कोकोनट कॉयर की रोप यूज हो रही है, तो कितनी भी गर्मी हो, ठीक है, कितना भी पानी हो, वो सस्टेन कर जाएगी। शार्क ऑयल या रेजिन यूज हो रहा है फॉर द पेंट इन ऑर्डर टू मेक इट वाटरप्रूफ। ठीक है, कोकोनट पाम का जो है स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, और जितने भी केरला की कोस्ट के आसपास से जो भी लोकली थिंग्स अवेलेबल है वो चीज यहाँ पे यूज की गई है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो मार्को पोलो, इब्न बतूता और अरब के जितने भी ज्योग्राफिक लोग यहाँ पे आए हैं, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में इंडिया की इस आर्ट को बारे में बताया है और उन्होंने लिखा है द शिप्स ऑफ इंडिया स्विम नॉट नेल्ड, यानी कि इंडिया की जो शिप है वो बुनी जाती है, उसकी सिलाई होती है, ना कि उसमें नेल के थ्रू उसे बनाया जाता है। थाचू क्राफ्ट्समैन ये कम्युनिटी है केरला बेस्ड। बेसिकली इन्होंने जो है ये तंकाई जो क्राफ्ट है या जो टेक्निक है इसे प्रिजर्व करके रखा है। ठीक है, इसका कोई रिटन मैनुअल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इंडियन नेवी की ये एक सोच भी रही है, ठीक है, कि जिस चीज की कोई टेक्निक की कोई लिखावट नहीं है कि कैसे बनता है, तो उसके बेसिस पे उस चीज को सस्टेन रखने के लिए, क्योंकि एक बार ये कम्युनिटी चली गई उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे बनता था, तो इंडियन नेवी ने उनसे इंस्पायर होके INS कॉर्डेनिया बनाया गया है। इसका डिप्लोमेटिक पर्पस भी है कि हमारे जो कल्चरल टाई अप है विद द कंट्रीज लाइक कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, ठीक है, इंडोनेशिया, और जो इंडिया की एक्टिव पॉलिसी को सपोर्ट भी करता है, तो कहीं ना कहीं कल्चरली भी जो है हम इस मेथड के थ्रू इन कंट्रीज से लिंक करते हैं। एंशिएंट मैरीटाइम हेरिटेज की बात करें तो मैंने जैसे लोथल डॉकयार्ड के बारे में बताया, संगम पोर्ट्स है कि जो आपके केरला और तमिलनाडु के पे बेस्ड है। चोला का नेवल पावर तो सबको पता है कि किस तरीके से राजेंद्र चोला ने अपने नेवल पावर के बेसिस पे ही अपने साम्राज्य को बनाया था।
इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले तो एक स्टेट स्पॉन्सर एंशिएंट वेसल की ट्रेडिशन को आपने अपलिफ्ट करने की कोशिश की है। डॉक्यूमेंट, क्योंकि देखो थाचू क्राफ्ट्समैन जो है एक बार चले गए उसके बाद ये कुछ नहीं रहेगा, तो इसको हमने डॉक्यूमेंटेड कर दिया है। इंडिया के सिविलाइजेशनल कनेक्शन जो साउथ ईस्ट एशिया है उसको हमने फिर से रिक्लेम करने की कोशिश की है। लैंड सेंट्रिक व्यूज जो इंडियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है उसको हमने चैलेंज किया है और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम सपोर्ट करते हैं। कुछ कंसर्न्स है और वो कंसर्न्स का हम सोल्यूशन ऑलरेडी लिया है। एक कंसर्न ये है कि थाचू क्राफ्ट्समैन कम्युनिटी है, कुछ लोग ही है, तो ये चले जाए उसके बाद क्या, तो भाई उसका हमने रास्ता निकाल लिया है। ट्रेडिशनल टिक है और कॉन्किंग मटेरियल्स है, ठीक है, इतना इजीली नहीं अवेलेबल होता है आज के समय में, बट स्टिल वी विल मैनेज टू गेट देम। तंकाई को जो है हमने उसके वीडियो आर्काइव्स डेवलप कर लिए है, टेक्निकल ड्राइंग्स है, तो ओपन एक्सेस है। इस केरला बोर्ड बिल्डिंग क्राफ्ट को जीआई टैग मिलता है तो ये और ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगी। ये एक मॉडल क्वेश्चन हो सकता है जो जीपीएससी पूछे। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ आईएनएसवी कौंडिन्या एंड द रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट तंकाई मेथड फॉर इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज। पिलग्रिमेज हेरिटेज एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ गुजरात, ठीक है। सो एज आई इफ यू हैव रेफर्ड माय जीपीएससी प्रीलिम्स लेक्चर सीरीज, तो वहां पे हमने बहुत डिटेल में इन टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। ज्योतिर्लिंग की अगर हम बात करते हैं तो यस वी हैव ज्योतिर्लिंग which is सोमनाथ, 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है जो कि गुजरात बेस्ड है, which has been destructed by many, ठीक है। मोहम्मद गोरी है, अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की एंड स्टिल वी हैव ट्राइड टू रिवाइव आवर मंदिर। देन यू हैव द्वारका which is the place of लॉर्ड कृष्ण। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारका दोनों जो है द्वारका के एरिया में आता है। शक्तिपीठ है गुजरात में, 3 शक्तिपीठ है, वन इज एट अंबाजी, पावागढ़ एंड बहुचर जी विच इज इन महसाड़ा। अंबाजी इज अमंग द 51 शक्तिपीठ्स। बहुत सारे जैन तीर्थालय है, बहुत सारे जैन टेम्पल्स है। अगर हम पालीताना की शत्रुंजय हिल की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 863 स्मॉल बिग जैन टेम्पल्स है, जिसे सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो सरखेज का रोजा है और सीरी सैयद की जाली है अहमदाबाद में। मीर दत्तात्रेय दरगाह है उनावा में, और इस तरीके से बहुत सारी इनकी हिस्टोरिकल साइट्स है। हिस्टोरिक अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है आपकी, ठीक है, जैसे 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। रानी की वाव, अडालजनी वाव, ये सारी चीजों का आप मेंशनिंग अपने आंसर में कर सकते हैं। मॉडर्न लैंडमार्क्स की अगर हम बात करें तो यू हैव स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड अक्षरधाम, ठीक है, 182 मीटर का स्टैच्यू है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू एज ऑफ नाउ, ठीक है। और 2 टूरिज्म हमारे सर्किट है, यात्रा धाम बोर्ड और सेंट्रल स्कीम्स है। तो इस यात्रा धाम बोर्ड में ये सारे जितने भी होली प्लेसेस है वो कवर होते हैं। प्रसाद स्कीम में आपने सोमनाथ और द्वारका को कवर किया है, और कृष्णा सर्किट एक भारत श्रेष्ठ भारत में द्वारका कवर होता है। जीपीएससी मेंस 2025 में क्वेश्चन पूछ चुके, व्हाट वी नो अबाउट आवर हिस्ट्री इज बट फॉर द पिलग्रिम प्लेसेस, temples, tradition and architectural genius of our forefathers. Explain this 4 signatures with relevant examples of the history of Gujarat. इन चारों को हिस्टोरिकल उससे रिलेट करके क्वेश्चन लिखना था। पिलग्रिम प्लेसेस, टेम्पल्स, ट्रेडिशंस एंड आर्किटेक्चर। एक्सप्लेन दिस 4 सिग्नेचर विद रेलेवेंट एग्जांपल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ गुजरात, कि किस तरीके से ये गुजरात की हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे फोर फादर्स की जीनियस सर्च है, शोध इस गुजराती वर्ड, ठीक है। सो उसके बेसिस पे आपको इस आंसर को डेवलप करना था। Access the potential of Gujarat pilgrimage and heritage sites such as Somnath, Dwarka, Palitana and the Statue of Unity for religious and cultural tourism. देखो गुजरात जीपीएससी ने ना टूरिज्म इंडस्ट्री पे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, प्लस गुजरात की टूरिज्म पॉलिसी है खुद की, तो उनको और इनको लिंक करके आप एक क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं आंसर। कल्चरल लैंडस्केप ऑफ गुजरात, कोस्टल ट्राइबल
एंड अदर कम्युनिटीज। तो रीजनल कल्चरल जोन की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव कच्छ एंड सौराष्ट्र। कच्छ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका डेजर्ट है, बनी ग्रासलैंड है, रण है, ठीक है। यहाँ की खुद की अपनी अलग लैंग्वेज है विच इज कच्छी डायलेक्ट रादर, ठीक है। बांधनी कच्छ का सबसे ज्यादा फेमस है और यहाँ की एम्ब्रॉयडरी है। तो इफ यू सी ओवरऑल यहाँ पे टूरिज्म है, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर है, यहाँ की खुद की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। सौराष्ट्र की बात करें तो पेनिनसुला एरिया में ये आता है और बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज है जैसे कि काठी, आहिर, मेर एंड रबारी। जस्ट गिव मी अ मिनट। जहां पे फोक फेयर होता है, डायरो होता है। डायरो इज बेसिकली लाइव म्यूजिकल शो, जहां म्यूजिकल शो तो नहीं बट एक म्यूजिकली लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है, ठीक है। स्टोरी टेलिंग होती है बेसिकली इन द डायरो बट विथ गाना बजाना के साथ, ठीक है। फिर है आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज। 13 डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में जो कि प्रॉपर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। तो उस कम्युनिटी की लाइफस्टाइल क्या है, उनके फेयर्स क्या है, उनके फेस्टिवल क्या है, उनका डांस फॉर्म क्या है, उनकी कपड़े क्या पहनते हैं, खान पीन कैसा है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे डिस्कस होती है। पेस्टोरल एंड कोस्टल कम्युनिटीज, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है मालधार कम्युनिटी और प्लस उसके अलावा है आपका रबारी, भरवाड़, चारण और आहिर कम्युनिटी ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ। मालधारी कम्युनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो प्लीज इस कम्युनिटी के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। लॉन्गेस्ट हमारी कोस्ट लाइन है। आर्टिशन और ऑक्यूपेशनल कम्युनिटीज की अगर हम बात करूं तो वीवर कम्युनिटी है जो कि साल्वी फैमिली है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली है, ठीक है। ये इन्होंने ही जो पाटन का पटोला है जो सिद्धराज जयसिंह जो है कहीं से लेकर आए थे राजस्थान से और फिर कुमारपाल ने उसको जो है फ्लरिश किया था, तो ये वही पर्टिकुलर कम्युनिटी है, साल्वी कम्युनिटी। फिर है आपके खत्रीज जो बांधनी बनाते हैं और अजरक इन कच्छ। फिर है आपके क्राफ्ट का मोची जो कि आरी एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है। कंसारा कम्युनिटी जो मेटल वर्क, अगर आप कभी कच्छ गए हैं और आपने वहां पे कॉपर का मेटल वर्क देखा है जो कि बहुत सारी छोटी मोटी चीजें बनाता है, तो दिस इज अबाउट दैट। सोमपुरा टेम्पल आर्किटेक्ट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। लोकल क्राफ्ट्स की अगर हम बात करें तो संखेड़ा का जो लिक्विड फर्नीचर है जिसको जीआई टैग भी मिला है वो भी काफी फेमस है। और इधर के वुडन टॉय से मेघवाल कम्युनिटी है जो विविंग और लेदर वर्क में काम करती है। माइग्रेंट कम्युनिटी की अगर हम बात करें, रिलीजियस एंड माइग्रेंट कम्युनिटी, तो पारसीज है, ठीक है। बहुत कम इनकी पॉपुलेशन रह चुकी है अब इंडिया में, सॉरी स्पेसिफिकली इन गुजरात में, और मोस्टली इन द साउथ गुजरात, स्पेसिफिकली इफ आई से सूरत, नवसारी, व्यापी एंड वलसाड़। मुस्लिम ट्रेडर्स है, ठीक है। अफ्रो इंडियन सिद्धि कम्युनिटी है जो कि जिसके बारे में, इस सिद्धि कम्युनिटी के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इनका जो धमाल डांस फॉर्म है वो काफी फेमस है। जेन्स एक स्ट्रॉन्ग मर्चेंट ट्रेडिशन कम्युनिटी है जो कि मोस्टली सौराष्ट्र के एरिया में इनका आपको देखने को मिलेगा। इनके टेम्पल्स वगैरह भी आपको वहीं ज्यादा देखने को मिलेंगे। बहुत सारे प्रैक्टिसेस है जो गुजरात को प्रिजर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो भवई है, डायरो है, भजन, गरबा। गरबा ऑलरेडी प्रिजर्व है बट स्टिल इन इट्स ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म इट स्टिल नीड्स टू बी प्रिजर्व। लाइवलीहुड की बात करें तो सेवा और खमीर कम्युनिटीज है। सेवा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारे आर्टिसंस को सपोर्ट करती है। और कुछ हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं जैसे कि बांधनी और पटोला, इनको जीआई टैग्स मिला है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें जीआई टैग्स मिलने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स। फेयर्स है, जैसे मैंने टूरिज्म पॉलिसी की बात की तो वहां पे भी ये इस बारे में जो है डिस्कशन हुआ है कि किस तरीके से हमारी जो आर्ट एंड क्राफ्ट है और वो जो कम्युनिटी है जो इस आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है उन्हें कैसे हमें सपोर्ट करना है और कैसे उन्हें रिवाइव करना है। 2024-25 दोनों में जीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। 24 का क्वेश्चन था ट्राइबल आर्ट्स एंड ट्रेडिशन ऑफ गुजरात आर वेल प्रिजर्व, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो किस तरीके से
GI टैग है, कुछ संस्थाएं हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रही है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिख रही थी। 2025 डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ 3 डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल एरियाज ऑफ गुजरात, भाल, नलकंठा एंड घेड़। तो बेसिकली ये तीनों जो है ज्योग्राफिकल एरियाज है, भाल प्रदेश है, घेड़ प्रदेश और नलकंठा प्रदेश है। तो यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस है, तो यहाँ पे जब आप इन दूसरे ज्योग्राफिकल चैलेंजेस की बात करते हैं तो यहाँ की कम्युनिटीज की भी बात करनी होगी कि यहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटीज है, स्पेसिफिकली कौन कौन से ट्राइबल कम्युनिटीज है जो यहाँ पे रह रही है, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रही है इन टर्म्स ऑफ डेली लाइफ, और उनका जो ट्रेडिशन है किस तरीके से लुप्त हो रहा है, तो हमें उसे किस तरीके से प्रिजर्व करना है। So this was about the 7 topics today. Kindly go through, एक एक पेज रहता है, अगर आप एक एक पेज भी रिविजन पर्पज से पढ़ लिए, so you will be able to handle the question nicely at the end. Thank you and all the best.